Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about the chapter 3 atoms and molecules. अगर हम atoms and molecules की बात करें तो atoms क्या है? Atoms सबसे छोटे particles हैं. किसके सबसे छोटे particles हैं? Matter के सबसे छोटे particle हैं. हम ये बोल सकते हैं कि जो atom है वो किसका बना हुआ है? हमारे एटम्स जो है बेसिकली किस में होते हैं? मैटर में होते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है वो क्या है. मैटर इज बेसिकली योर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, राइट. सो हम अगर एटम्स की बात करें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड मैटर किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है. सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसका मतलब ये है या तो वो अकेला रह सकता है या फिर वो अकेला नहीं भी रह सकता. एंड इट हैज ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा एटम भी हमारे पास हाइड्रोजन का है, तो दोनों एटम्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी. एटम्स इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि ना तो हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं और ना ही हम इनको किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम एटम के रेडियस की बात करें तो एटम का रेडियस नैनोमीटर्स में हम मेजर करते हैं. अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर रहते हैं. तो हम ये भी बोल सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर. ओके. अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले कि जो एटॉमिक रेडियस है हाइड्रोजन का वो होता है 10⁻⁻10, बट जो रेडियस है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का दैट इज योर 10⁻⁹ सो बेसिकली अगर मैं आप सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो एटम्स क्या है? एटम मैटर का एक पार्टिकल है जो कि इतना ज्यादा स्मॉल है दैट वी कैन नॉट इमेजिन और वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई. वी नीड इक्विपमेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स और उन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो उन माइक्रोस्कोप की वजह से ही हम क्या देख पाएंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स को देख पाएंगे. अब एटम्स को हम इतने छोटे होते हैं ना तो हम इन्हें देख पाएंगे, राइट. तो क्या इनके कोई सब पार्टिकल्स भी होते हैं? राइट. एटम्स के सब पार्टिकल्स भी रहते हैं. सब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी पार्टिकल. एटम का ही एक छोटा सा हिस्सा जो कि इतना ज्यादा छोटा है कि उसके पास एक चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज जो होगा वो करंट पैदा करने में भी हेल्पफुल है, राइट. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, राइट, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एक एटम का सब पार्टिकल है. तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी रहेंगे. अगर मैं कहूं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 ही प्रोटॉन्स होंगे. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 ही प्रोटॉन्स होंगे, तो वो आपस में क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे. और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहते हैं? इनके पास अपने शेल्स होते हैं, राइट. इन्हें हम ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं, और ये अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं और इन्हें हम KLMN शेल्स में देख सकते हैं, राइट. और इनका एक फिक्स पाथवे होता है. मतलब अगर मान लो एक मेरा घर है तो मैं अपने ही घर में रहूंगी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ही घर में रहते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं शेल्स, राइट. तो वो अपने फिक्स शेल में ही क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, राइट. एटम्स को अगर हम बात करें एटम्स की तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स क्या होते हैं. सिंपली प्रोटॉन्स भी बिल्कुल छोटे होंगे, बिल्कुल माइन्यूट होंगे, राइट. एंड इट मेक्स द न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ द एटम, यानी जो एटम का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? उसके अंदर प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो एक चीज और ध्यान रखिए, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट. इफ आई से देयर आर 6 प्रोटॉन्स देन देयर विल बी 6 न्यूट्रॉन्स एंड देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे. सो एंड वन मोर थिंग,
एटॉमिक मास क्या होगा फिर? तो एटॉमिक मास को भी हम यहीं पे कंसिडर कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 12, राइट। तो 12 एटॉमिक मास किसका होता है? कार्बन का, राइट। तो total number of protons plus total number of neutrons will be always having your atomic mass, right? So this is important that protons basically are in the center of your nucleus, right? I hope this is clear. Now next is neutrons, right? Now what is neutrons? We say that neutrons are not having any charge, यानी न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, बट ये कहाँ पर रहते हैं? These are the structures or the sub particles, वो कहाँ पर रहेंगे? In the center of the nucleus, right? बिल्कुल center of the nucleus में रहेंगे जहां पर प्रोटॉन्स रहते हैं और हेल्प करेंगे प्रोटॉन को कि वो उनके साथ बाइंड रहे, यानी जैसे फैमिली हम लोगों को बाइंड करके रखती है, सिमिलरली न्यूट्रॉन्स हेल्प करेंगे प्रोटॉन को कि वो बाइंड हो किसके साथ? प्रोटॉन्स के साथ। और न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स आर हैविंग नो चार्ज। And do you know that the heaviest atom that exists in nature is your uranium, and it is having 92 protons, and even the neutrons and the strong nuclear force can't hold together more proton than for more than a few seconds. It means उसके पास 92 protons होते हैं और वो इससे ज्यादा protons को नहीं झेल सकता है कुछ seconds के लिए भी. So isn't that amazing? Right? So next we are discussing, see, we have discussed about electrons, protons and neutrons. Now we will be discussing about law of conservation of mass. If I talk about law of conservation of mass, जैसे कि नाम में ही है कि conservation of mass means जितना मास होगा उतना ही मास रहेगा. इसका मतलब क्या है? मान लो इस एक्टिविटी के अंदर एक जार के अंदर सोडियम सल्फेट लिया गया, राइट? सोडियम सल्फेट लिया गया और बेरियम क्लोराइड लिया गया. हमने दोनों को मिक्स कर लिया और बेसिकली क्या हुआ? हमने उन दोनों को जब मिक्स किया, मान लो इस के अंदर हमने क्या लिया है? देखो, take some sodium sulfate solution in a conical flask and some barium chloride solution in an ignition tube, right? And जितना जितना आपने वे किया था, let's suppose मैंने वे किया 300 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट? बेरियम क्लोराइड का मैंने 300 ग्राम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया और उसके बाद मैंने उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, राइट? कितना डाला? 23 ग्राम, 0.23 ग्राम मैंने डाल दिया. अब जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो 300.23 ग्राम सॉल्यूशन का वेट आया. इसका मतलब ये है ना तो 300.24 हुआ ना ही 300.20 हुआ, यानी जितना हमारे पास पहले मास था उतना ही हमारे पास एंड में भी रहा. इसके कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास पहले 2 चॉकलेट्स थी और उसके बाद मैंने 2 और ऐड कर दी तो 4 हुई, ठीक है? ना तो वो 5 हुई ना ही वो 3 हुई. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहना क्या चाहता है? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो हम अलग से मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम अलग से मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो जितना उसने अगर 300 ग्राम बेरियम क्लोराइड लिया तो वो 300 ही रहा जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्सअप हो गया, राइट? So we can say this means that during a chemical reaction the sum of the masses of the reactants and the products will be remain unchanged, यानी वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. अगर मैंने 20 ग्राम ऑफ शुगर में 10 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया तो वो कितना हो गया? 30 ग्राम, राइट? या हम बोल सकते हैं वो एक सॉल्यूशन बन गया, बट जो उसकी कॉम्पोजिशन थी, जो उसका मास था, वो चेंज नहीं हुआ. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना मास रहेगा वो तो ना ही हम उसे नया क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
right? So our next law is law of constant proportion. Law of constant proportion ये बोलता है कि in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass. इसका मतलब ये है कि मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसके लिए हमारे पास क्या रेशो होना चाहिए, 1:8 का होना चाहिए। 1:8 यानी हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास जो होगा वो बेसिकली आपका 16 रहता है, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी रेशो जो रहेगी 2:16 में वो कंबाइन करते हैं, और जब 9 ग्राम ऑफ वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलता है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो कंबाइन होंगे तो फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो एक ही हाइड्रोजन दो ही हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो हाइड्रोजन एक 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे और वो वाटर बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जितना मास है उतना ही मास तो उतना ही रहेगा, बट उसकी प्रोपोर्शन भी सेम रहेगी, राइट। यानी वो जब मिक्स होंगे, मान लो घर में कोई चीज बनानी है, हमने क्या बनाना है, चीनी से चाय बनानी है, तो चाय के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हम क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, राइट। तो अगर हम उससे थोड़ी सी ज्यादा कर दे तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसे ही हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है। जैसे कि आप अमोनिया में भी देख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन मिलकर ही क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, हमारा आपका अमोनिया, right? So I hope this is clear. Next is our Dalton's atomic theory, and after this we will end up the session, and जो next part होगा वो हम next video में cover करेंगे। So Dalton atomic theory क्या बोलती है, देखो हमने atoms पढ़ा, atoms क्या होते हैं वो पढ़ा, atoms के सब particles क्या होते हैं वो पढ़ा, उसके बाद atom से related हमने 2 laws पढ़ लिए। अब डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एटम के ऊपर थ्योरी दी थी। डाल्टन ने क्या कहा कि जितना भी मैटर है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। जितने भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। अब एटम्स के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, ना तो हम उसे तोड़ सकते हैं, ना हम उसे बना सकते हैं, राइट, और ना ही हम उन्हें देख सकते हैं बाय द नेकेड आई, ओके। थर्ड पॉइंट, डाल्टन कहते हैं कि जो एटम्स है ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। अगर एक हाइड्रोजन एटम मेरा HCl बना रहा है और एक हाइड्रोजन एटम मेरा H2SO4 बना रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि HCl में जाके अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है और H2SO4 के लिए अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वही प्रॉपर्टी को शो करेगा, राइट। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। यानी मान लीजिए जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, अगर एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है तो उनके अलग अलग मास होंगे। हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का मास भी 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो उनका मास डिफरेंट रहेगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी। और जब एटम्स कंबाइन करते हैं, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर्स, यू नो ना, होल नंबर्स स्टार्ट विद 1 2 3 4, राइट। तो होल नंबर्स में वो कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इन वाटर, two hydrogen atoms will combine with 1 oxygen and will form water. And the last one is, in a given compound, the relative number and the kind of atoms are always constant. पानी बनाना है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे that will be always constant, they will not vary, वो कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे। So I hope आपको एटम्स के सब पार्टिकल्स, एटम की थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड conservation of mass समझ में आया होगा। And if you really like the video, then please hit the subscribe button and like my channel. Thank you everyone, and we will discuss the next part in the next video. Thank you.